तो झटपट एवरीबडी सपोज टू ओपन देयर कॉपीज और अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो अभी मैं देख रहा था कि भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। तो लोग इसको दो पार्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। और कौन से दो पार्ट्स होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप। इसको पहले लिख लीजिए। यस सर। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के दो रीजंस हैं बच्चों। एक है सोशल इनइक्वालिटी, दैट इज बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अभी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में जज कर रहा था कुछ बच्चों को, इकोनॉमिक इश्यूज के टॉपिक्स पे पीपीटी बनाई थी। तो उन्होंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इसी बात को उठाया। तो मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोगों को 15-20 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो फीमेल क्रिकेट टीम में 15 लाख या 25 लाख कुछ ऐसे मिलते हैं। तो मैंने उस बच्चे को करेक्ट किया। मैंने कहा जहां विराट कोहली है वो आईपीएल है, वहां पे प्लेयर्स को खरीदा जाता है, भारत सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो ये बीसीसीआई है, इसका गवर्नमेंट से खास लेना देना नहीं है, बट है। तो यहाँ पे फीस गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो जब गवर्नमेंट प्लेयर की फीस फिक्स करती है जैसे बीसीसीआई, तो वहां विराट कोहली जी की फीस भी 40 लाख रुपए है। और फीमेल क्रिकेट वाली की जो 25 लाख है, वो लेस एक्सपीरियंस की वजह से है। जब उनका एक्सपीरियंस कोहली साहब के बराबर हो जाएगा तो उनकी फीस भी 40 लाख हो जाएगी। तो देयर साउंड्स नो इन इक्वालिटी। फिर बच्चे ने बोला कि वो सर ऑफिस वगैरह में भी जब जॉब होता है तो फीमेल्स आर पेड लेस एंड मेल्स आर पेड मोर। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा नुई, नाम आपने सुना होगा, पेप्सिको की सीईओ, हिंदुस्तान में रहती तो चूल्हा चौका बर्तने करती रहती है। चंदा कोचर, बड़ी प्रोडिया लेडी थी, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ, एमडी। इन्होंने क्या किया था, 100 करोड़ से ऊपर के जितने लोन थे, उस लोन का पहले आपको क्रेडिट अप्रेजल कराना पड़ेगा। क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है सर? आप लोन लेने लायक हैं कि नहीं, आप रीपे कर देंगे कि नहीं। तो ये क्रेडिट अप्रेजल किसी कंपनी से करवाना पड़ता था। और कंपनी कौन सी थी? इनके अपने सगे देवर की कंपनी। उस देवर की कंपनी से आपको पहले क्रेडिट अप्रेजल करवाना पड़ेगा। और उनकी फीस थी 2%। तो अगर आपने 400 करोड़ का लोन लिया तो 20 करोड़ तो पहले फीस दे दीजिए। आप कहां से देंगे? लोन के पैसे में से देंगे। तो अल्टीमेटली वो पैसा इनके घर पे ही आता था। मैंने सरकार को कंप्लेन कर दिया, निपट गई, जेल में बैठी है इस समय। उसके बाद आपने नाम सुना होगा शायद चित्रा रामाकृष्णा जी का। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहली फाउंडर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थी। तो ये भी तीन लेडीज ही हैं जिनको उतनी ही सैलरी मिलती थी जितनी सुंदर पिचाई टाइप लोगों को मिलती है। तो डू वी फाइंड एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन देम? नो। तो दिस इज सोशल इनइक्वालिटी, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। हम जिस इनइक्वालिटी की बात करेंगे बच्चों, वो होगा बिटवीन टू पीपल, जिनको आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं रिच एंड पुअर। तो एक्चुअली रिच एंड पुअर तो अंग्रेजी के टेक्स्ट हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वी कॉल देम एज हैव एंड हैव नॉट्स। मतलब दोज हु हैव एंड दोज हु डू नॉट हैव। तो समवेयर इट इज सेड कि भाई 10% इंडिया के जो टॉप लोग हैं, वो इंडिया का 80% से ज्यादा इनकम और वेल्थ को ओन करते हैं। अब इसमें उनकी क्या गलती है? टाटाज 140 साल पुरानी संस्था है। तो क्या सारी प्रॉपर्टी टाटा की मेरे जैसे गरीब को दे दी जाए? क्या ये जस्टिफाइड है? नो। आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी पिछले 100 साल से इंडिया में फैक्ट्री चला रहे हैं। आप उस घर में पैदा हो गए, आप डे वन से बॉर्न विद द स्टील स्पून है, आपकी गलती है? नो। और ये जाहिल गवार क्या बोलते हैं, भाई इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? मेरे दादाजी ने प्रॉपर्टी कमाई, मेरे पिताजी को मिले, मेरे को तो मिलेगी, आपको मिल जाएगी। आंसर। प्लस गवर्नमेंट पुअर लोगों के लिए जो स्कीम्स लेके आती है, क्या करते हैं उस स्कीम का? गवर्नमेंट से लोन लिया खेती करने के लिए और झूठ बोल के बेटी की शादी में पैसा खर्च कर दिए। अपनी हरकतें दलितर नहीं देखें कर क्या रहे हैं। हमेशा ये लोग ताना किसको मारेंगे? अमीरों को। इनको तो टैक्स भी नहीं देना होता। आपके पापा 30% टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे। मतलब आपके पापा महीने में 10 दिन किसके लिए दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं? भारत सरकार के लिए। 1/3 ऑफ द इनकम, 30% भाई इंडिविजुअल्स का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है। तो आपके पेरेंट्स महीने में 10 दिन जो बिजनेस करते हैं, साल में 4 महीना जो बिजनेस करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? दलितर गवर्नमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए रिच कम्युनिटी क्या सोचती है, थोड़ा टैक्स का गोलमोल करते हैं। इतना हाई रेट ऑफ टैक्स है, और उस हाई रेट ऑफ टैक्स के बदले, क्या कभी आपने सुना मोदी जी का फोन आया, तुम्हें को क्लास जाना है, हम गाड़ी भेज रहे हैं अपनी? क्या ऐसा होता है? तो भैया जब टैक्स देने के बाद आपको कुछ बदले में मिलेगा ही नहीं, क्या आप टैक्स देना चाहेंगे? मजबूरी में देना पड़ता है।
इसीलिए जो टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं? तुम ऐसे हो ऐसे ही रहोगे, ऐस हो ऐसे ही रहोगे। इज दैट क्लियर? तो आपके सामने भी पढ़ाने वाला ऐस ही है एक तरह से। ओके, इसलिए शब्द भी असेसी इसीलिए बोला था, यू ऑल आर एसेस जो टैक्स दे रहे हैं। वॉट इट क्लियर? खैर बुरा बहुत लग रहा होगा बट क्या करें भाई, चलें आगे। सो पॉवर्टी का जो भी एक्सप्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से। तो अगेन मेरे हिसाब से पॉवर्टी डजंट एग्जिस्ट, इट्स अ चॉइस। सो गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए कि इनइक्वालिटी को थोड़ा सा कम किया जाए थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब बच्चों टैक्सेशन चार तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा सबका अलग अलग डिफरेंस क्या है, और क्लास 12th में उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान दूंगा मैं आपको। आपकी जैसे जैसे बच्चों इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस। इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। सर जैसे हिंदुस्तान में सिस्टम है ओल्ड रेजीम के तहत, 2 लाख रुपए तक कमाने वाले को कितना टैक्स देना है? नील। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाने वाले को टैक्स देना है 5%। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में जो आपकी इनकम होगी दैट इज टैक्सेबल एट 10%। और 10 लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएंगे आपकी इनकम की, ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ये 20% है। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी आप उस पर कितना टैक्स देंगे? 30%। आज आप घर जाके पापा को बोलिएगा कि आज सर ने आपकी असलियत हमको बता दी है, वो डर जाएंगे, कौन सा सीक्रेट लीक हो गया भाई? जो बचपन में मम्मी ने स्कूल जाते समय 1 गिलास दूध दिया था, आधा पी के आधा वॉश बेसिन में फेंक दिए थे, वो नहीं। आपकी इनकम पे 30% टैक्स लगता है। पापा कहेंगे नालायक, ये सब तेरे को किसने बताया? तो कहिएगा एक सुपर नालायक इंसान है उसने बता दिया। हिंदुस्तान में सबके पापा जो 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं कितना टैक्स देते हैं? 30%। अब आप इसको आधा ही समझ पा रहे हैं तो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी इंडियन की इनकम 25 लाख रुपए साल है, कितनी? 25 लाख। थोड़ा उसने सेविंग वगैरह कर ली अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो 3 लाख रुपए की मान लीजिए उसको बचत हो गई, तो उसकी इनकम कितनी बच गई? 22 लाख। सरकार कहेगी भाई टैक्स दो, तो आपके पापा कहेंगे 0 से 2 लाख वाला जो ब्रैकेट है उस पे आई विल पे नथिंग। 2 से 5 लाख का गैप कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख का 5%, 15,000। 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख का 20% इज 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर इनकम कितनी गई? 12 लाख। 10 से 22 इट इज 12 लाख ना। 12 लाख का 30% कितना हो गया? 360। तो 4,75,000 रुपीज आपके पापा को टोटल 25 लाख की कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो बेचारा अपनी 1/4 इनकम सरकार को दे देगा, वो चोरी नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा? कि दिन में 8 घंटे अगर हम बिजनेस करते हैं, 2 आवर्स वी आर डूइंग बिजनेस फॉर whom? गवर्नमेंट। और बदले में गवर्नमेंट आपको ठेंगा कोई बेनिफिट देती है। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। व्हाट? प्रोग्रेसिव। सेकेंड टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम दैट वी हैव, जो यूएस में चलता है और काफी कंट्रीज में चलता है, इट इज प्रपोर्शनल। कितना भी कमाइए 30% टैक्स, कितना भी कमाइए 45% टैक्स। $1 कमाओगे 30 सेंट्स, $100 कमाओगे $30, $1 लाख कमाओगे $30,000, सरकार को टैक्स देना ही देना है। दिस इज नोन एज व्हाट? प्रपोर्शनल। फोर्थ सॉरी थर्ड इज, लिखते जाइए काम आएगा आपको ये, डिग्रेसिव। सर ये क्या होता है? ये सुन के आपको हंसी आएगी। सर ऐसा पागलपंती का सिस्टम किस देश में होगा? सुनिएगा ध्यान से बच्चों। 0 to 2 लाख की इनकम पे 30% टैक्स, 2 लाख to 5 लाख की इनकम पे 20% टैक्स, 5 लाख प्लस पे 10% टैक्स है। ये क्या है सर? रिच कम्युनिटी से हम टैक्स कम लेंगे ताकि गरीब भी क्या बनने की कोशिश करे? अमीर, ताकि उसका टैक्स बचेगा। और जब अमीर लोगों से आप कम टैक्स लेंगे तो उनके पास काफी पैसे बच जाएंगे जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में इस सिस्टम में चले जाया करते थे। आई होप सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्लास 12 के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अमीर लोग गवर्नमेंट को कमाकर 10% टैक्स देंगे, इस सिस्टम में 30% या 20% दिया करते थे ज्यादा। तो मोस्ट ऑफ द मनी इज लाइंग विद देम। तो व्हाट दे विल डू विद दैट मनी? दे विल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो जिस दुकानदार का सामान अभी नहीं बिक पा रहा है,
क्योंकि लोगों के पास पैसे थे ही नहीं पहले। तो परचेजिंग पावर के बढ़ने से वो अनसोल्ड गुड्स बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर कंट्री में एक्सेस सप्लाईज हैं, आई रिपीट व्हाट, एक्सेस सप्लाईज, गुड्स तो बन के तैयार पड़े हैं, खरीदार है ही नहीं। तो जब बच्चों मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, सामान ढेर सारा पड़ा है, नो बडी इज देयर टू बाय, वी हैव व्हाट इन द मार्केट, सरप्लस। और सरप्लस के केस में बेचारे शॉपकीपर अंकल को स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइस गिराना पड़ता है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, डिफ्लेशन। तो जिस कंट्री में डिफ्लेशन चलता है, गवर्नमेंट उसको करेक्ट कैसे करती है, रिच इनकम, बहुत तरीके हैं ढेर सारे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। गवर्नमेंट रिच कम्युनिटी पे कम टैक्स लगाती है। जब टैक्स कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मोर इनकम इज विद देम। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में जो डिमांड कम थी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अनसोल्ड स्टॉक बिकने लग जाएगा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो जिन कंट्रीज में डिफ्लेशन चलता है, गवर्नमेंट टाइम बीइंग वहां पे कुछ ईयर्स के लिए डिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी लाती है। हमारे इंडिया में तो ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा है, तो उनको रोकने के लिए बाजार जाने से मोस्ट ऑफ द मनी गवर्नमेंट विल सक। एज अ रिजल्ट टैक्स सिस्टम इज नेम्ड एज प्रोग्रेसिव। नहीं, वोट बैंक को खत्म नहीं करेगा, इन देशों में वोट बैंक बढ़ेगा। रिच कम्युनिटी कहती है इन देशों में जहां प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है, हम तो बेवकूफ की तरह सरकार को टैक्स दिए जा रहे हैं, हेल्प किसको मिलती है, गरीब लोगों को। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जिस देश में गरीब ज्यादा होते हैं, वोट बैंक स्ट्रांग करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ले आते हैं। रईस कम होंगे नंबर में, भाई मुकेश अंबानी देश के सबसे रईस इंसान है, मान लीजिए देश की 10% वेल्थ के इकलौते मालिक, क्या देश के 10% वोट इनके पास हैं? इनके पास तो वोट सिर्फ एक है। और ये जो लोग हैं ये देश में 80% है। तो सरकार वोट से बनती है, नोट से नहीं बनती। तो इनको ज्यादा फ्री बीज देंगे जो गरीब हैं, इनकी तो सरकार को चिंता ही नहीं, कल मरते हो आज मर जाओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कौन सी? हर वो कंट्री वेयर फॉर अ टाइम बीइंग व्हाट एग्जिस्ट, डिफ्लेशन। जिन देशों में डिफ्लेशन चलता रहता है टाइम बीइंग, वहां पे हमेशा डिग्रेसिव पॉलिसी ही चलेगी। होम लोन ब्रांड्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंट्री में पैसा रहता है, कम रहता है। जैसे अगर एप्पल ने, मान लीजिए फॉक्सकॉन कंपनी का नाम आपने अगर सुना होगा, तो फॉक्सकॉन इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एप्पल का भी मोबाइल बनाती है, रेडमी भी बनाती है, रेडमी के अपने भी प्लांट्स हैं। एप्पल का अपना पूरी दुनिया में कोई प्लांट नहीं है, वो फॉक्सकॉन से ही मोबाइल बनवाते हैं पूरा। इज दैट क्लियर? जैसे बोइंग फाइटर जेट्स, बोइंग कंपनी फाइटर जेट इंडिया के लिए बनाती है, जापान के लिए बनाती है। तो यूके में बोइंग का जो ऑफिस है, जापानीज डिवीजन अलग है, इंडियन डिवीजन अलग है। इवन उनके एम्प्लॉइज को ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बात करना अलाउड नहीं है, और बाहर भी शाम को एक साथ डिनर अगर करते हो पकड़े गए, उनके ऊपर भी स्पूफिंग की जाती है, सेंधमारी की जाती है। इज दैट क्लियर? तो अगर इंडिया के कुछ डिफेंस के लोग यूएन नेवी में शामिल हो गए और अफगानिस्तान गए, तो अमेरिका का जो एयर स्ट्रिप है वहां उनको जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर मैं एज अ डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज कर रहा हूं, क्या मैं उसकी बीमारी का जिक्र दूसरे पेशेंट के साथ करूंगा? नॉट एट ऑल। कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा करेगा तो मैं 10 जगह गाऊंगा उसके बारे में, बट अगर वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है पढ़ाई की वजह से क्योंकि पबजी ज्यादा खेल रहा है, तो क्या मैं हर जगह उसका डिस्प्ले करूं? नॉट एट ऑल, अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट है। खोपड़े में बात गई। तो वैसे ही जिस कंट्री में डिग्रेसिव पॉलिसीज होती हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं, तभी चलती हैं जब कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा हो। एल्स सुपर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोपोर्शनल सिस्टम चलता है क्योंकि सबके पास पैसे ठीक ठाक होते हैं। हमारे देश में कुछ बने बेवकूफ हैं, कुछ बने गरीब हैं, रियलिटी में गरीब नहीं। तो ये डेवलप्ड नहीं होगा, हाँ आप ये बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन एंड ऑल इज इन डेवलप्ड कंट्रीज बेसिकली। तो यूएस में प्रोपोर्शनल चलता है, इंडिया में वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव। गॉट इट क्लियर? और जिन देशों में डिफ्लेशन चलता है देयर वी हैव व्हाट, डिग्रेसिव। समझ में आ गई बात? पक्का? इसको झटपट कॉपीफाई कर ले। आप कहेंगे सर आप तो अभी चौधरी बन रहे थे, कहते चार सिस्टम है, चार सिस्टम है, तीन में बैंड बज गई। चौथा भी बता देता हूं, रिग्रेसिव। ये क्या होता है सर? ये प्रोग्रेसिव के मौसा जी का छोटा बेटा है सर। मतलब 0 से 2 लाख इनकम पे कितना टैक्स है भाई? नील। 2 से 5 लाख 5%। क्या 2 लाख से 5 लाख इट्स एन इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स? नो।
क्या 5 लाख से 10 लाख इज एन इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स? नो, बट टैक्स रेट में तो इंक्रीज 4 गुना का हो गया ना। तो जहां पे चेंज इन इनकम और चेंज इन टैक्सेशन रेट इस तरह का हो कि इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स बढ़ गया, इट इज प्रोग्रेसिव। और जहां पे इनकम का चेंज और टैक्स का चेंज मोर और लेस को रिलेशनल हो, इट इज रिग्रेसिव। खोपड़े में बात गई। लीस्ट कंट्रीज में चलता है, लीस्ट कंट्रीज में। डेवलप्ड वंस अराउंड द वर्ल्ड प्रोपोर्शनल लेके चलते हैं। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग हैव प्रोग्रेसिव। ये वेरी 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 शॉर्ट टर्म मेजर है। सिर्फ निर्मला सीतारमन जी जैसे लोग बजट में तभी प्रपोज करते हैं व्हेन अ कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड डिफ्लेशन। लॉजिक समझ में आ गया भाई? पक्का? तो अगर आपको गरीबी हटानी है तो भैया प्रोग्रेसिव सिस्टम लेकर आइए। इसमें कोई गरीबी नहीं हटेगी, क्योंकि यहां पे रईस आदमी के पास ज्यादा पैसे होंगे, ये बाजार में दनादन खर्च करेगा। ये गरीब तो बेचारा बाजार आ ही नहीं पाएगा, और वो गरीब का हमेशा गरीब ही रहेगा। तो कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशन हैव दिस पॉलिसी। मेरे को तो याद ही नहीं, कभी मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं सिंस स्टूडेंट लाइफ में भी, और 26-27 साल हो गए पढ़ाते हुए, कि डिग्रेसिव टैक्सेशन किसी देश में आया हो। इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। समझ में आ गया? हाँ, 30% दे रहे हैं। 0 से 2 लाख पे तो आपने कुछ भी टैक्स नहीं दिया। इस वाली इनकम के ब्रैकेट में सिर्फ 15,000। तो जो 25 लाख कमाएगा, अगर 30% प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता, 7.5 लाख रुपए तो उसके चले जाते हैं। यहाँ पे कितना गया? 4.25 लाख, 4.5 लाख। तो यूएस में चलता है। और आपको जान के खुशी होगी, दुबई में तो कोई टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स 8.65% का। 2012 में उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। 8.35, सॉरी नॉट 65। आपकी टोटल इनकम का 8.35% वहां की गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, और जब आप रिटायर होंगे, विद इंटरेस्ट मनी विल बी रिफंडेड बैक। विद इंटरेस्ट मनी विल बी रिफंडेड बैक। सिर्फ वहां पे जीएसटी जैसा वैट चलता है। देयर इज नो इनकम टैक्स इन दुबई, क्योंकि वहां पे सरकार के पास बहुत पैसा है, और गरीबों को बोला था पहले काम करो तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे पगलुआ राहुल गांधी कह रहा था 8-8 हजार रुपए देंगे। तो जिस देश में इस तरह की जाहिल सरकारें होंगी, उस देश के लोगों की विल टू वर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आई रिमेंबर द डेज जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे। आई गेव माई क्लास 12th आईएससी एग्जाम इन द ईयर 98। अब बच्चे कहीं से डेट ऑफ बर्थ क्या पता लगाना है, फेल हुए कि नहीं। 1980। खुश? तो 18 साल में 12वीं पास किए। पूरा पूरा 100-100 नंबर का पेपर होता था। ये जो 20-20 नंबर का चूरन आजकल चला आया प्रैक्टिकल का, ये साइंस वाले बच्चों के लिए होता था, कॉमर्स के लिए था ही नहीं। सीबीएसई ने 2004 में इस जाहिलपने को इंट्रोड्यूस किया। आईएससी कह रहा हम क्यों पीछे रहे, फिर 2006 में उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया। वो जाहिल बना रहे, हम भी जाहिल बनाएंगे। 100 मार्क्स के पेपर में ऐसा ऐसा कॉम्पोजिशन हम पढ़ते थे और लिखते थे, जो हमें ग्रेजुएशन 3rd ईयर में टीचर ने फिर से पढ़ाया। हम वो 11th में पढ़ चुके थे। अगर उस सिलेबस से मैं आज का सिलेबस कंपेयर करूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी का भी बच्चों, यू वोंट बिलीव 1/4 सिलेबस ही कट चुका है। तो हमें तो ग्रेजुएशन में 18 सब्जेक्ट्स में हार्डली 6 सब्जेक्ट नए पढ़ने पड़े। 12 सब्जेक्ट का कॉम्पोजिशन 11वीं और 12वीं में ही पढ़ा दिया गया था। सर क्यों हटा दिया गया? बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। मतलब बच्चा ना हो गया, वो प्रेशर कुकर हो गया है। किस बात का प्रेशर है? पबजी खेल रहा है, प्रेशर है ये। दैट्स व्हाई पीपल आर बिकमिंग पुअर इन कंट्री। वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। समझ में आ गया? फिर सीबीएसई से एक बार पूछा गया, भाई क्यों आप ये प्रैक्टिकल सिस्टम रेवड़ी रेवड़ी बांटते रहते हैं? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 10th में अगर फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वो आज डिप्रेशन नहीं जाएगा तो ग्रेजुएशन में जाएगा, शादी के बाद जाएगा। सुसाइड तो करना ही करना है, वो तो उसकी कुंडली में लिखा हुआ है। इनका जीवन 35 साल का है। चाहे 10वीं में 25 साल क्लास रिपीट कर लो, या स्कॉलरशिप लेकर 35 साल बाद शादी के बाद सुसाइड करो। सुसाइड तो करना ही करना है। तो बच्चों को अगर मॉरल एजुकेशन अच्छी दे दी जाए, पहला पीरियड हर विद्यालय में मॉरल साइंस का लगा लिया जाए, तो कभी भी पॉवर्टी होगा ही नहीं। तो अगेन आई एम सेइंग पॉवर्टी इज अ चॉइस। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई भाई? चलिए तो यस चलते सर। हैं आगे। पुट द नेक्स्ट पॉइंट इन योर कॉपीज। ढेर सारे मेजर्स लिए गए, बट तब भी पॉवर्टी ओवर द पीरियड बच्चों बढ़ी ही है, घटी नहीं है। ये सर क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च। ये लैंड वगैरह की, सॉइल की फर्टिलिटी की रिसर्च करते हैं, और बताते हैं कि आपकी जमीन का जो सॉइल है वो किसके लिए बेस्ट सूटेड है। 2009-10 का डेटा इनके पास। टॉप 20% ऑफ द पीपल इन इंडिया हैज हाफ ऑफ द इनकम।
bottom 40% has only 15%. Why? गवर्नमेंट इनके लिए अगर प्रोग्राम्स लाती भी है तो ये उसका जरा भी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस पे अपडेट किया था, परसों की बात है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रॉड विजन था कि इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए लोगों के अंदर थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। वो समझें कि उनके पैसे की ग्रोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में होगी या एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में होगी। समझ में आ गया? वो स्टेटस मेरा लगभग 400 से ऊपर लोगों ने देखा होगा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि शायद 10 लोगों ने भी उस पर क्लिक करके 31 पेजेस का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको पढ़ के एग्जाम दिया होगा। तो भाई जब आप हरकतें नहीं करेंगे, आप थे गरीब, आप हैं गरीब और रहेंगे भी गरीब। समझ में आ गया? व्हेन सम टीचर और इंस्टीट्यूशन टू द पेरेंट्स सेज बच्चे को साथ में कोडिंग करवा दीजिए, अरे नहीं 11 12 का सिलेबस इतना है, क्या कोडिंग करेगा वो? क्योंकि खाली टाइम पे दशहरा देखने जाना है, दिवाली देखने जाना है, होली है, बुआ जी की बेटी की शादी है, उस शादी स्वयंवर पता ही नहीं, 15 दिन शादी निपटा रहे हैं। मेरी शादी में 3 दिन में पूरा हो गया था सब काम। सोचिए 3 दिन में, और यहाँ 15 दिन शादी में लोग चले जाते हैं। खोपड़े में बात गई, सक्षम जी डोंट टेक इट अदरवाइज। खोपड़े में बात गई नहीं, वो तो पढ़ भी रहे हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो जब आप कुछ एड ऑन करेंगे, कुछ सप्लीमेंट करेंगे, तभी इस चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो यू हैव अ चॉइस, आपको टॉप 20% पे रहना है या बॉटम 40% पे। तो क्लास में भी 20% बच्चे ही होते होंगे जिनके मार्क्स धमाकेदार आते होंगे, 40% बच्चे ऐसे होते होंगे जिनके मार्क्स इतने आते होंगे। प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि भगवान ने उनको दिमाग नहीं दिया, दिमाग दिया है, इस्तेमाल कहां हो रहा है? दशहरे की छुट्टी है, क्लास बंक करके चलो महाबलेश्वर चलते हैं। इज दैट क्लियर? और कुछ पागल टाइप के लोग थे, वो दशहरे की छुट्टी में क्लास अटेंड कर रहे थे, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। वही पागल लोग इस 20% में आएंगे, और जो जीवन में आराम कर रहे हैं वो 40% में आएंगे। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई? मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन एक थी विच सेज सम नेगेटिव थिंग। 75% कंपनीज इन इंडिया कंट्रोल द इंडियन बिजनेसेस। ये 75 कंपनीज नहीं है, एक्चुअली 75 फैमिलीज हैं। इनकी गलती नहीं है। आपने वो आपकी अदालत देखा होगा। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं फिर से बार बार बीच बीच में भौंकता रहता हूँ, कभी कभी मैं किताब को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि किताब आपको कभी नहीं बना पाएगी। सर क्यों? किताब पढ़ के सब कुछ कर ले वो कहे होते तो सब मुकेश अंबानी ना बन जाते। इज दैट अंडरस्टूड? आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। 75 फैमिलीज ही क्यों डोमिनेट कर रही हैं? लोग बोलते हैं हर चीज गवर्नमेंट अंबानी और अडानी को दे देती है। आप प्रोजेक्ट लेके जाइए, प्रपोजल लेके जाइए, फीजिबल होगा, आपको ही मिल जाएगा। आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने गौतम अडानी जी से प्रश्न किया कि सुना एक पोर्ट बनाने के लिए मोदी जी आपके दोस्त हैं, तो 2 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने आपको जमीन दी थी। अडानी जी बोले बिल्कुल सही बात है ये, बट वो जमीन नहीं थी, वो दलदल था जहां पे हमने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके मिट्टी डलवाई है, तब वो जमीन चलने लायक बनी है। तो जमीन की कॉस्ट 2 रुपए तो सरकार को दी है, यूज करने लायक 1,000 करोड़ और खर्च किया है। तो लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं, गुब्बारा देखते हैं, नीले रंग का है, उड़ रहा है, अब मैं भी नीला गुब्बारा खरीदूंगा। अच्छा रेड वाला भी उड़ रहा है, मम्मी हमको रेड दे दीजिए। तो गुब्बारा क्या अपने कलर के हिसाब से उड़ता है? किसके हिसाब से उड़ता है? हवा के हिसाब से उड़ता है? हीलियम के हिसाब से उड़ता है। समझ में आ गया? तो आपको हीलियम को चेक करना है, गुब्बारे कलर को चेक नहीं करना। और दुनिया क्या देख रही है? गुब्बारे के कलर। इज दैट अंडरस्टूड? तो घर में खाली बैठे तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान का ध्रुव राठी जी का चैनल देख लीजिए, कुछ अखबार पढ़ लीजिए। नहीं सर पबजी, क्योंकि शाम को लेने जानी है सब्जी, और फिर हो जाएगी पेट में कब्जी। ये भी तो कहते हैं कि इन लोग को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। आप गुजरात में बिजनेस प्रपोजल दीजिए, गिफ्ट सिटी में वो आपको दिखा देंगे 2 4 10 साइट जितनी आप चाहेंगे। आप आइडिया लेके जाइए, 4 महीने के बाद फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, 10 महीने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? पहले दिन एसयूपीडब्ल्यू मिला, बेटा तू छोड़ दे बड़ा टफ है, मैं बना देता हूं, मैं बना देती हूं। ये देता और देती हूं कौन है? घर के प्लांट एंड मशीनरी। अरे पापा एंड मम्मी। तो आपके अंदर कहां से स्किल डेवलप हुई जब सारा काम किसने कर दिया? पापा एंड मम्मी ने। हम भी मम्मी को एक बार बोले थे क्लास 2 में, मम्मी एसयूपीडब्ल्यू बना दो। मम्मी कह रही बेटा मैंने बहुत बनाया, तुम्हारा समय है। टीचर मारेगी, कोई बात नहीं 2 झापड़ खा लेना।
इज दैट क्लियर? शरीर में खून चलने लग जाएगा कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड? तो हमारे देश में बच्चे को बर्बाद दो लोग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। उसके एफिशिएंट माँ बाप अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं। क्यों? खुद एसयूपीडब्ल्यू सबमिट किया था, बी ग्रेड मिला था, तो जब बच्चे का बना के ए ग्रेड आएगा तो मेरा ही होगा वो। इज दैट अंडरस्टूड? इसीलिए हमारे देश में लोग क्या हैं? गरीब। तो पॉवर्टी इज अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। इतनी गवर्नमेंट स्कीम्स है, इतने प्लान है, पढ़ाई लिखाई के जाइए करिए, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, करना ही नहीं चाहते हैं। पबजी खेलना है, गेम खेलना है। तो जो चाइना का बच्चा है ना, क्लास 6 वाला, वो पबजी जैसा गेम बनाता है। हिंदुस्तान वाले गवार पबजी जैसा गेम खेलते हैं। तो भाई इकोनॉमी किसकी स्ट्रांग होगी? चाइना की, इंडिया की थोड़ा होगी। हम तो कंज्यूमर बनते जा रहे हैं, हम इंपोर्टर बनते जा रहे हैं, हम कंजम्पशन कर रहे हैं। हमारे अंदर एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, आउटपुट जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ सो रहे हैं, क्यों नहीं आए क्लास में? सो गए थे सर, सो गए थे, एंट्री पास कर रहे थे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। खोपड़े में बात गई, गो गेटर वाली फीलिंग ही खत्म हो गई है। पैर में चोट लग गई, इसलिए आज क्लास का गोला मार जाएंगे। बोर्ड एग्जाम होता, अरे निपट जाएंगे, एग्जाम देना जरूरी है। तो सब बहाना है, सब नौटंकी है। ओके? तो ये 75 फैमिलीज कंट्रोल नहीं कर रही है बच्चों, ये 75 फैमिली ही देश का नाम रोशन कर रही है। तो इट इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। समझ में आ गया? तो मैं मोदी जी को बड़ा आभारी मानता हूं, जिन्होंने सीबीएसई के 12th क्लास के इसी आईडी के सिलेबस में, जो आईएससी के बच्चे आईडी 11 में पढ़ते हैं, वहां 12th में पढ़ते हैं, पॉवर्टी जैसा चैप्टर ही पोस्ट कोविड हटा दिया। पॉवर्टी है ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। नहीं सर, हम देख रहे हो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। वो ई रिक्शा चलाते हैं मौज करने के लिए, 500 कमाते हैं दिन भर का, जिसमें से 350 रुपए खर्च करते हैं एक ऐसा ब्रह्म फ्लूइड कंज्यूम करने में जिसके पास वो सांप की तरह चलते रहते हैं। इज दैट क्लियर? और कह रहे हैं गरीब हैं। अरे 500 रुपए में घर का खाना 200 रुपए में आ जाएगा। रोटी दाल चावल सब्जी एक दिन का क्या होगा? 300 रुपए को लगा दो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, बढ़ेगा धनाधन आपका पैसा। आप कभी पुअर रहेंगे ही नहीं। बट आपको तो वो मल्टी मोशन फ्लूइड लिक्विड पीना है शाम को। इज दैट क्लियर? So, distribution of income does not reflect size of existing poverty, but possibilities of widening the gulf. Gulf का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सब बकवास लिखा हुआ है, बट एग्जाम में नंबर तभी मिलेगा जब आप यही लिख के आएंगे। अगर एग्जाम में लिख के आ गए पॉवर्टी इज अ चॉइस, इट नेवर एग्जिस्ट, बुक में सब गड़बड़ लिखा है, टीचर का कहा बेटा मिलो जरा, बताते हैं तुमको, जलेबी बनी होगी आपके आंसर में। ओके? तो किताब में बच्चों यही लिख के आइएगा। जिनके पास इनकम ज्यादा है, डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी ही खर्च करने की ज्यादा होगी। अब एक पर्सन था एक्स और एक पर्सन था वाई। एक्स की इनकम है साल की 200 करोड़ और इनकी इनकम है 20 लाख। अब दोनों को टी शर्ट पहननी है, इन्होंने भी टी शर्ट खरीदी, इन्होंने भी खरीदी। इनकी टी शर्ट पे ए एक्स लिखा है, रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अरमानी एक्सचेंज। अरे पुराना कपड़ा देके अरमानी की एक्सचेंज करके ले आए, अरे कंपनी का ब्रांड नेम है। अब ये जो है, इसको भी लगता है कि मेरी औकात एक्स की तरह बन जाए। तो कैसे बनेगी? सर कमाना तो देखिए पॉसिबल है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम भी टी शर्ट पहन लेते हैं। किसकी? अरमानी एक्सचेंज की। तो भाई अरमानी एक्सचेंज की कॉमन टी शर्ट पहनने से क्या दोनों का इकोनॉमिक प्रोफाइल सेम हो जाएगा? नो। इमिटेशन इफेक्ट। व्हाट? इमिटेशन। ये टी शर्ट मैंने पहनी है, 350 रुपए की है, मेरा नाम वाम सब लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो भाई कपड़ा साफ होना चाहिए, अरमानी का हो या परमानी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है भाई? मार्क जकबर्ग। मैं जकड़ा बोलता हूँ, जकड़ा इसको। इज दैट क्लियर? इसके कपड़े की मैं एक बार कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था, 70 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए का पैजामा, 170 रुपए अर्थात $2। पूरा कपड़ा $2 में आ गया। कभी देखा है अपने मार्क जकरबर्ग को किसी फोटो में लहंगा चुनरी पहने हुए? हमारे यहाँ शादी होती है, लड़कियां स्पेशली, डोंट टेक इट अदरवाइज, ड्यू अपॉलॉजीज, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। 1.5 लाख का लहंगा, 99% कंडीशन, सॉरी 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 सॉरी, 90% केसेस में एक ही बार पहनना है, 10% केसेस में 2-3 बार पहनना पड़ सकता है। 1.5 लाख। अरे किराए पे लेके पहन लो, शादी में तो पहनना 6 घंटे के लिए। 1.5 लाख को म्यूचुअल फंड में लगा दो, 10-12% की ग्रोथ घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड में मिली जाती है। रिटायरमेंट एज पे या तीसरे चौथे डाइवोर्स तक आते आते कितना बढ़ जाएगा सोचिए। एक इंडियन वेडिंग में इतना पैसा खर्च होता है जितने में अमेरिका जैसी कंट्री में 1-2 फैक्ट्री सेटअप हो जाती है। समझ में आ गई बात? बट क्या है, दिखाना है पब्लिक को। क्या करना है? दिखाना है। 10 ढेर सारी चीजें होनी चाहिए। वही 1100 रुपए का लिफाफा देंगे लोग,
आप चाहे डोमिनोज का स्टॉल लगवा लीजिए चाहे पिज्जा हट लगवा लीजिए, तो सर आपके हिसाब से शादी कैसे होनी चाहिए? 4,300 रुपए लगते हैं आर्य समाज मंदिर में, और उसके बाद गुरुद्वारे में एक भंडारा दे दो। इज दैट क्लियर? क्योंकि शादी में जितना फोकट का खाना खाने आएंगे लोग बच्चों, उतना आपको जरूरत पड़ने पे ब्लड डोनेट करने पे नहीं आएंगे। तो आपके रिश्तेदार कौन है जो बीमारी में ब्लड डोनेट करने आए, या जो शादी में 1100 से लेकर 5100 का खा जाए? जो ब्लड डोनेट करने आए, उन्हीं की वजह से लोग क्या बन जाते हैं? पुअर। पैसा है नहीं जेब में, उधार लेके शादी में गांव के किसान को बेटी की शादी में दहेज देना है, फायदा ऐसा कुछ कुछ नहीं है। इसीलिए पॉवर्टी इंडिया में है। समझ में आ गया? हेलीकॉप्टर से करीना कपूर जी आएंगी, आई थी, तो मेरा बेटा भी हेलीकॉप्टर से आएगा। तो हम बेटे को पल्सर चलानी आती नहीं ठीक से, हेलीकॉप्टर से आएगा। 16 साल उम्र हुई नहीं, छिमिरकी छिमिरकी लड़के आजकल के बुलेट लेके जा रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट है ना, वो सेल्फ स्टार्ट बुलेट में अगर खत्म हो जाए, सारे वापस वो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे चले आएंगे। वो घसीट नहीं सकते सड़क पे, अगर बंद पड़ जाए तो कुत्ते की तरह जीप बाहर निकल आती है। पिताजी बेचारे लोन लेकर 3.5 लाख की पल्सर लेके दे रहे हैं, या एनफील्ड देके दे, रॉयल एनफील्ड। क्या फायदा भैया? बच्चों को साइकिल लेके दीजिए। अगर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस का प्रॉब्लम है तो भाई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले दीजिए। बट क्या रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ी, वो भी लोन पे लेकर स्कूल गोइंग चाइल्ड को दी जाए, तो अल्टीमेटली ठीक है, वो इंसान पुअर की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, बट वेरी रिच भी नहीं होंगे। तो इमिटेशन इफेक्ट खत्म हो जाए, विल टू वर्क आ जाए, पॉवर्टी जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में रहेगी ही नहीं। अब पॉवर्टी के मैंने दो चीजें आपको बताई थी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी तो भाई हमेशा रहेगी। अंग्रेजी में रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? आपके पापा की वेल्थ 200 करोड़, मुकेश अंबानी 2 लाख करोड़, तो रिलेटिव पॉवर्टी तो हमेशा रहेगी, इट इज नॉट बैड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है? आप फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये तभी होता है व्हेन देयर इज नो विल टू वर्क बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड? तो गूगल करिएगा, देखिएगा, गवर्नमेंट के एनएसडीसी में बच्चों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इतने प्रोग्राम्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग एंड कंप्यूटर असेंबलिंग टिल ज्वेलरी डिजाइनिंग। आप खाली बैठ ही नहीं सकते। 10,000 20,000 रुपए फीस देके इनका प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, एंड अपार एम्प्लॉयमेंट संभावनाएं हैं। गुजरात में तो स्पेशल डायमंड एक्सचेंजेस खोले जा रहे हैं, बहुत बिजनेस है वहां पे। वर्ल्ड का 90% डायमंड ट्रेड प्रोसेस फ्रॉम इंडिया चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई लेबर की शॉर्टेज है। लेबर की शॉर्टेज नहीं है, विल टू वर्क की शॉर्टेज है। रिक्शे वाला खाली कुत्ते की तरह सोता रहेगा आधा घंटा, बट क्या तो 20 रुपए में दूसरे मोहल्ले तक ले चलो, हम 30 से कम नहीं लेंगे। ना काम करना मंजूर है, प्रॉब्लम ऑफ ईगो। सबके अंदर होती है भाई, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। बट ईगो कहां पे होना चाहिए? कहां पे होना चाहिए? हमारे पापा की वेडिंग एनिवर्सरी में गुप्ता अंकल अकेले आए थे, पापा मम्मी आप घर बैठिए, हम अकेले जा रहे हैं। समझ में आ गया? बट यहाँ ईगो कहाँ है? क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, सर से नहीं पूछेंगे। सर पूछेंगे अच्छा पहले ये बताओ आता है नहीं आता, 4 बात सुना दे, हम नहीं, हम बेइज्जती हो जाती है। अरे बेइज्जती उसकी होती है इसकी वो इज्जत हो। समझ में आ गया? स्टूडेंट की क्या इज्जत भाई, वो तो भी इज्जत बना रहा है अपनी। तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल नॉर्म है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, और लोगों को ये बातें बताइएगा आगे जाके। ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ, रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्चून, तो कोई दहेज में तो मिला नहीं था। कुछ हजार रुपए थे धीरू भाई अंबानी को जो दहेज में मिले थे, जब उन्होंने मेरी ददिया मौसी से शादी की थी। कोकिला बहन अंबानी मेरी दादी की बहन लगती थी। सही में सर, अरे और क्या, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरी दादी ने भी प्लेज गाया होगा अपने स्कूल में, तो बहन हो गई। कुछ हजार रुपए थे, रिस्क लिया, एफर्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप किया, और पैसे की जरूरत थी, कॉर्पोरेट कंपनी खोली, कोलैबोरेशन करिए। वो कभी पबजी नहीं खेले बचपन में। अगर एनआर नारायण मूर्ति जी पबजी खेलते रहते तो क्या इन्फोसिस बनता? नॉट एट ऑल, कभी ना बन पाता। रतन टाटा जी अगर पबजी खेलते रहते, क्या टाटा जो वर्ल्ड में इतनी फेम है आज, जैगवार लैंड रोवर तक को खरीद लिया, क्या बन पाता? बिल्कुल ना बन पाता। तो हम शॉर्ट टर्म गेन में इंटरेस्टेड रहते हैं, लॉन्ग टर्म गेन में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो वेस्टर्न वर्ल्ड जानता है हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, हाउ टू मार्केट। हमारे यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी का है, मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि हम इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, बट इनोवेशन ज्यादा करते नहीं है। जो खच्चर तरीका चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने दो। इज दैट क्लियर? तो भाई कॉज ऑफ पॉवर्टी पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया किया। बट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, मैं चैलेंज करता हूं 10% ऑफ द बोर्ड्स इन इंडिया हैव इनकॉर्पोरेटेड इन देयर बुक्स व्हाट इज कॉल्ड एज
एनएसडीसी 10%, 90% में तो आज भी नहीं लिखा हुआ है। और अब एनएसडीसी को खुले हुए 10 साल हो गए। मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खोली 2014 में, एकदम खस्ताल चल रही है। स्कूल्स में प्रोग्राम आते हैं, बच्चे को इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, टीचर्स बताते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बर्डन पड़ेगा बच्चे के ऊपर। शादी में ले जाएंगे, मेला घुमाने ले, उसमें बर्डन नहीं है। बर्डन कहां पड़ेगा? पढ़ाई में। क्योंकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा कि महाबलेश्वर घूमने जाना है। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा मौसी की बेटी की शादी निपटानी, आप पंडित थोड़ा शादी कराएंगे, वहां शादी चल रही है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट का स्पाउस सिर्फ उसकी एजुकेशन होनी चाहिए बस, बाकी सब लेफ्ट राइट रख दीजिए। बट सोशल कस्टम्स इतने भयंकर हैं। आज करवा चौथ है सर, आज हम बच्चे को नहीं भेजेंगे सर, हमारा व्रत है, उसको घर में झाड़ू पोछा लगाना है। अरे काहे का करवा चौथ? आप पति की उम्र लंबी करने के लिए बच्चे की उम्र कम कर दे रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो ये बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? तो एग्जाम में ये यस। सब तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे किताब के हिसाब से, बट बाद में जो मेरी बातें हैं ये आपने नोट डाउन कर ली होंगी, इनको भी ठीक ठाक पैराग्राफ बना के लिख दीजिएगा। तो टीचर की आंख में आंसू हो जाएंगे, टीचर बोलेंगे रुलाएगा पगला। समझ में आ गई बात? तो सच्चाई यही है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज अ चॉइस।